दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने काफ़ी हंट करने के बाद आखिरकार ज़मीन ले ली और हमने जनवरी में यहाँ हम सेटल भी हो गए। हमने अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब जो वक्त था, अब जो टाइम था, वो था कि हम किस तरह से अपनी नॉलेज को, जो मैंने इंटरनेट में पढ़ा है, जो बुकिश नॉलेज है बेसिकली, उसको हम एग्जीक्यूट करें धरातल पे। तो शुरू में ही एकदम से हमारे पास चैलेंजेस थे। एक ये था कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ कैसे अपने आप को बैलेंस करूं कि यहाँ का मेरा काम भी हो जाए और मेरे जो अपनी नौकरी है उसमें भी कोई उंगली ना उठाए। पहला चैलेंज कि एक तालमेल बिठाना अपने जॉब और अपने इस खेती को लेकर। दूसरा चैलेंज था वसुधा की थेरेपी, जो कि हम लोग पीछे से चल रही थी और चंडीगढ़ रजनी को जाना पड़ता था। तो वो सेकंड चैलेंज हमारे पास वो था। और तीसरा और सबसे बड़ा जो था वो अपनी नॉलेज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ज़मीन पर, धरातल पर। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत आसान लगता है। आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि ये जो बोल रहा है ठीक है ठीक है। लेकिन जब धरातल पे हम एक्चुअल में काम करते हैं तो हमें अपना अपने सामर्थ्य का, अपनी कैपेसिटी का तब पता चलता है। तो तब तक मुझे भी पता नहीं था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपनी कैपेसिटी, अपनी नॉलेज का ज्ञान होने लगा। और मुझे लगा कि यार, अभी तो जो मैंने पढ़ा था, जिसके बलबूते पर ये सब कुछ मैं कर रहा था, ये तो कुछ भी नहीं था। अभी तो और पढ़ना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा, और एक्सपोज़र करने पड़ेंगे। अब दूसरा, ये सब करने के बाद जब बगीचे में हमने काम करना था तो मुझे लगा यार, फैमिली जब मेरी यहाँ रहेगी तो क्योंकि रजनी अच्छी क्वालिफाइड है और वो पहली बार मेरे साथ वो किसी जंगल में रहने के लिए तैयार हुई थी। तो मुझे ये था कि इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रहने की जो फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, दिक्कतें ना हो, जिसको देख के रजनी को ये महसूस हो कि यार, मैं अगर शहर में रहती या किसी टाउन में रहती तो ज़्यादा बढ़िया था। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ सेटल होना था, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुटाना था। तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो बहुत टाइट होने लग गई शुरू से ही। और टचवुड की रजनी ने पूरा साथ दिया। रजनी ने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की और लगभग 6-7 साल तक हमने कोई कपड़े नहीं ख़रीदे। रजनी ने भी नहीं, मैंने भी नहीं। सिर्फ वसुधा क्योंकि ग्रोइंग थी, और यहाँ आने के बाद दिसंबर में, क्योंकि चारू भी हमारी ज़िंदगी में आ गई थी, चेष्टा जो छोटी वाली बेटी है, तो उन दोनों के कपड़े, क्योंकि वो छोटे हो रहे थे और उनको बड़े कपड़ों की आवश्यकता थी, तो उनके लिए हम थोड़ा सा खर्च कर देते थे। लेकिन अपने लिए हमने सारा कुछ बंद कर दिया। तो हमने 2 कमरे का एक सेट तैयार करने का हमने प्लान किया। इस पूरी जगह में पहले एक हॉल था और हॉल के ऊपर 2 कमरे थे। तो रहने के लिए तो इमीडिएटली हमारा ये हो गया कि हॉल था, हॉल में ही हमने बिस्तर अपने लगाने शुरू किए। किचन भी वहीं था, लेकिन इसमें कोई टॉयलेट नहीं था, कोई नहाने की कोई जगह नहीं थी। तो इमीडिएटली हम लोग, जैसे ही हम देहरादून गए तो देहरादून से हम टेंट वेंट लाए। तो लगभग 6-8 महीने हमने टेंट में नहाना धोना सब टेंट में किया, बाथरूम बनाए, और कभी कोई गेस्ट आते थे तो टेंट में हम रात भी गुजारते थे। तो हमारे मतलब 3-4 किस्म के टेंट हमने रखे, एक रहने के लिए, एक बाथरूम के लिए और एक टॉयलेट के लिए। और हमारा शुरुआती लगभग अगर मैं कहूँ तो 2-3 साल का टाइम तो हमारा, जो मुझे लग रहा था कि हम इमीडिएटली जाएंगे, खेत में काम करना शुरू करेंगे और 2 साल के बाद हमारा सेब तैयार हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, हमारे पानी के टैंक्स बनाने थे, हमें खेत बनाने थे, रहने के लिए अपनी जगह बनानी थी, तो सारा उस चीज़ में निकल गया। तो लगभग 2003 में हमने जगह ली, 4 हमारा इसमें निकल गया, 5 हमारा इसमें। तो 5 में हमने डिसाइड किया 2005 में कि क्योंकि आमदनी तो अपनी कुछ नहीं थी, ज़मीन पे हमने खर्चा कर दिया था,
लोन्स भी देने थे, लोन्स ले लिए थे, तो लोन्स का रिपेमेंट भी करनी थी, दोस्तों का जो पैसे लिए थे वो भी वापस करना था। तो दिमाग में विचार आया कि क्यों ना सब्जी का काम शुरू करते हैं, और सब्जी भी एग्जॉटिक, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेकी कर चुका था और मैंने ये देखा था कि यहाँ से लगभग 100-200 किलो अंग्रेजी सब्जियाँ जैसे ब्रोकली है, लेटस है, पार्सले है, सैलरी है, लीक है, फेनल है, मतलब इस टाइप की सब्जियाँ यहाँ से निकल रही थी। तो 100-200 किलो के करीब करीब डेली इस पूरी वैली से सब्जियाँ निकल रही थी। तो हमने क्या किया कि अपनी सब्जियाँ भी लगानी शुरू की और फार्मर्स को ऑर्गेनाइज़ करना भी शुरू किया। तो फार्मर्स को ऑर्गेनाइज़ करते करते हमने बैंक की भी हेल्प ली। बैंक के थ्रू, नाबार्ड के थ्रू हमने एसएचजीज बनाने शुरू किए, हमने किसान क्लब बनाए और उन लोगों को मोटिवेट किया कि वो सब्जी लगाएं। तो शुरुआत में लगभग 12-13 आदमी जुड़े, लगभग 6-7-8 महीने तक, और फिर धीरे धीरे हमारा ग्रुप बड़ा होता चला गया और ये पहुंच गया 350 किसानों का एक ग्रुप, जिसको हमने नाम दिया करसोग वैली फार्मर्स ग्रुप। और करसोग वैली फार्मर्स ग्रुप सब्जियों पे काम कर रहा था, एग्जॉटिक वेजिटेबल पे। धीरे धीरे जो हमारे ग्रुप, हमें लगा कि ये बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, तो हमने दूसरी सब्जियां भी इंट्रोड्यूस करनी शुरू की, जैसे बीन्स हो गए, मटर्स हो गए। तो ये सब्जियां कहीं भी पहले नहीं लगती थी। तो धीरे धीरे किसानों की आमदनी बढ़नी शुरू हो गई, सब्जियां बेचनी शुरू कर दी उन्होंने। धीरे धीरे हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती चली गई और 2006, 7, 8, 9, 10 तक जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 100-150 किलो से लगभग 4 टन में पहुंच गई। और सारे जितने भी फार्मर्स थे वो फ्लरिश हो गए। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जिसका मुझे भी पता नहीं था कि भी हम लोगों ने वाकई में कितना काम किया है। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो हमारा एक किसान था जो शुरू से हमारे साथ जुड़ा था, और ब्रोकली, उसका जो मेन प्रोडक्शन थी वो थी ब्रोकली। तो ब्रोकली बेच कर वो काफ़ी लार्ज स्केल में बेचता भी था और पैसे इकट्ठे करता था। तो इस बात की तरफ मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि वो बैंक में पैसे जमा क्यों नहीं करता। तो बहरहाल मुझे जब उसका फ़ोन आया तो मैंने बैंक वालों को फ़ोन किया अपने कि भाई वो ऐसे ऐसे किसान है, तो आप उसके पैसे जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बैंक वालों ने मुझे कहा कि सर आपने पूछा उसके पास पैसे कितने हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने पूछा नहीं। कहते सर उसको पूछना ज़रा। तो मैंने फिर बैंक वालों से पूछा कि कितना पैसा है। कहते उसके पास 74 लाख रुपए है, जो उसने सब्जियां बेच के जमा किया। तो इस तरीके से मतलब किसान तरक्की कर रहे थे। साइड बाय साइड हम लोग अपने जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि इस ज़मीन में सेब का काम करना, सेब का पौधे, जब जैसे 2003 में ही हमारे रूट स्टॉक आ गए थे, उनकी प्रोपेगेशन हमने शुरू कर दी थी। फिर 2005 से हमने कुछ लगाने भी शुरू कर दिए थे पौधे। जितना ज्ञान था, जितना किताबों में हमने पढ़ा था, उस नॉलेज के हिसाब से बीमारियां भी आई और पौधे मरते भी चले गए। फिर दोबारा लगाए, क्योंकि प्लांटेशन का तरीका नहीं था। लेकिन शुरुआती दौर में जो एक मुझे हेल्प मिली कि पौधा लगाना कैसे है, पौधे को उसमें क्या क्या दवाइयाँ पहले डलेंगी। तो रजनी के जो भाई थे राजेश, उनका अपना एक ऑर्चर्ड है, काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड ऑर्चर्ड है। तो वहाँ से मैं उनसे सपोर्ट लेता रहा, गाइडेंस लेता रहा कि आप बताओ। हालांकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी और जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत फ़र्क था। फ़र्क ये था कि हम लोग टोटली रूट स्टॉक पे काम कर रहे थे और वो सीडलिंग पे काम कर रहे थे, लेकिन बीमारियां तो कॉमन होती है। तो इस तरीके से उनकी मदद से भी हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ते गए। लेकिन जब भी आदमी काम करता है तो देखिए फेलियर भी होते हैं, और फेलियर बिल्कुल उस चींटी की तरह, नन्ही चींटी की तरह जो दाना लेकर चलती है, कई बार दीवारों में चढ़ती है, कई बार फिसलती है, फिर कोशिश करती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है।
तो कई बार वो चढ़ती है, कई बार गिरती है, लेकिन मन का जो विश्वास है वो उसकी रगों में साहस भरता है, और चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसको अखरता नहीं है। तो आखिर उसकी मेहनत, या किसी की भी मेहनत, हमारी भी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग लगातार अपनी कोशिश में लगे थे और निरंतर चल रहे। तो हमें लगा कि हमारी मिट्टी, हमारे जो ज़मीन है, अगर मैं इसकी टोपोग्राफी आपको बताऊं तो लगभग 30-40% का जो एरिया है हमारा, वो साउथ फेसिंग है, और वो बिल्कुल पत्थरों से भरा पड़ा है, पत्थर ही पत्थर है। तो जब हमने शुरुआत करी तो मुझे लगा कि सबसे पहले सबसे चैलेंजिंग साइट को लेते हैं, जो शायद मेरी गलती थी। मुझे जो अच्छी एरियाज़ थे वहाँ से काम शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा जो सबसे चैलेंजिंग है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमने उसमें अपना एक टारगेट बनाया था कि हम अगले 12 दिन में इसमें लगभग 500 गड्ढे करवा लेंगे, और 500 गड्ढे करवाने के बाद लगभग 15 दिन में हमारे गड्ढे हो जाएंगे, और उसके बाद प्लांटेशन का टाइम आ रहा है, विंटर्स आ रही है तो प्लांटेशन कर देंगे। लेकिन 15 दिन में जब हमने अपने उन गड्ढों की पोजीशन देखी तो हम सिर्फ 82 यानी कि 82 गड्ढे बना पाए थे। उसमें इतना पत्थर निकल रहा था कि जहां हमने एक आदमी की प्रोग्रेस रखा, हमारे पास नेपाली थे, तो हमने सोचा था कि एक नेपाली हमें 4-5 गड्ढे बना के दिन में दे देगा। तो लेकिन हुआ उल्टा। अब 3-3 नेपाली हमारे एक गड्ढा बनाने में लगे थे। एक खोदता, पत्थरों को चुरा करता, 2 फिर उसको बाहर निकालते। तो ये जब भी हम मतलब नए काम में जाते हैं, तो जब हम काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये उतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। तो ये स्टेज जब हमारी ये चल रही थी तो मुझे लगा कि ये हमारी तो मिट्टी भी बेकार है। मिट्टी बेकार मतलब पत्थर बहुत ज़्यादा है, इसमें जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बहुत कम है। तो मैंने और रजनी ने डिसाइड किया कि इसको रिच करने के लिए हम लोग गाय का गोबर ख़रीदते हैं। तो हमने बहुत गाय का गोबर ख़रीदा, और हमने 2 गाय भी खरीदी। तो हमारी जो 2 गाय थी, एक रेड सिंधी थी और एक साहिवाल थी। तो मैं 2 गाय ख़रीद के ले आया। शायद ये भी मेरी एक गलती थी। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये गलती कैसे थी। हमें दूध तो मिलने लगा अच्छा, हमें दूध, चाय, घी, मक्खन, पनीर सब अपना घर का मिलने लगा। लेकिन अब 2 गाय जो मैं एक इंडिजिनस ब्रीड की लाया था, तो यहाँ लोकली हमें कोई भी इंसेमिनेशन करने के लिए, या जब गाय हीट में आती है उसमें उसका गर्भाधान करवाने के लिए आपको ना तो साहिवाल का सेमन मिलेगा और ना ही मिलेगा रेड सिंधी का। तो हमारी गाय की एक तो ब्रीड चेंज होने लग गई, क्योंकि उसमें जो इंसेमिनेशन होती थी वो होती थी जर्सी की। तो हम जर्सी की वो करवाते थे, तो हमारी ब्रीड भी चेंज होने लगी। थोड़ा फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फ़ायदा उसका ये हुआ कि हमारी मिल्क प्रोडक्शन जो नई ब्रीड हुई उससे बढ़ गई। नुकसान ये हुआ कि जो इंडिजिनस जिस मकसद से हम लाए थे गाय को, कि अपने लिए अच्छा दूध पिएंगे, अच्छा मक्खन खाएंगे, तो लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारी मिल्क क्वालिटी है वो बहुत डिटीरियोरेट नहीं हुई। वो बिल्कुल क्वालिटी वैसी थी जैसे हमारी ओरिजिनल रेड सिंधी और उससे निकल रही थी। लेकिन एक जो हमें नुकसान हो रहा था वो ये हो रहा था कि अब हमारे पास गाय बढ़ रही थी, 2 से 4, 4 से 6, और जितने हमारे पास वर्कर्स थे उन सब लोगों के घरों में अपनी अपनी गाय थी। तो उन लोगों का जो फोकस था वो गाय की तरफ ज़्यादा रहता था और ऑर्चर्ड की तरफ, बगीचे की तरफ कम रहता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंस्ट्रक्शन दे के जाता था कि आप ये वाला घास पूरा काट के रखना, और जब 1 हफ्ते के बाद संडे को मैं उसकी मॉनिटरिंग करता था, उनसे फीडबैक लेता था कि तुमने बताओ क्या क्या काम किया है, तो देखता था घास वैसा का वैसा है। फिर उनसे पूछता था ये घास क्यों नहीं काटा, कि जी ये छोटा था तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो गाय के काम आ जाएगा, इसलिए नहीं काटा, तो अब काट देंगे इसको। तो ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था ये हमारी खेती में मुझे दिखने लगा।
रजनी को गायों से बहुत प्यार है। रजनी वेल क्वालिफाइड है, डबल एमए है और मतलब शादी से पहले वो मेट्रोज़ में रही है, शहरों में रह के ही उसने अपनी पूरी एजुकेशन हॉस्टल्स में रही है। लेकिन उसका गायों के लिए जो पैशन था वो इतना था कि रजनी ने गाय को दूध कैसे निकालते हैं वो भी सीखा, घास काटना भी सीखा। और रजनी का भी जो फोकस था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया बगीचे से गाय की तरफ। तो लगभग हमारे 8-10 साल तो कन्फ्लिक्ट में रहे, मेरे और रजनी के बीच में भी, क्योंकि मैं तो हफ्ते में एक बार आता था, तो वर्कर्स उसी की सुनते थे, मेरी नहीं सुनते थे। खैर ये अभी भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन अब हमने यह डिसाइड किया है कि एक पूरा ब्लॉक मैं देखूंगा, उसमें गाय से रिलेटेड कोई काम नहीं। आप सोचोगे भी नहीं कि वहाँ से घास लेना है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं तो यहाँ एक हफ्ते के लिए आता हूँ, फिर 15 दिन के लिए मैं कहीं चला जाता हूँ, तो 15 दिन में वो गड़बड़ हो जाती है। 2011-12 के बाद हालांकि हमारे फ्रूट सैंपल्स पहले से शुरू हो गए थे, तो और अब हमारे पास नई नई वैरायटीज़ भी किसी ना किसी तरीके से आ रही थी। जैसे एडम 2009 में हमारे पास आ गया था, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, इसके फ्रूट सैंपल को चेक करें और 2-3 साल इसको चेक करेंगे, देखेंगे, तभी जाके 2-4 साल के बाद ही हम आगे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे जेड हमारे पास 2014 में आ गया था, लेकिन हमने इसको देना शुरू किया 2018 के बाद। तो हम लोग बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, और हमारी कोशिश थी कि मिस्टेक कम से कम हो, कम से कम मिस्टेक हो, कम से कम एक जेन्युइन वैरायटी, एक रूट स्टॉक जेन्युइन जाए फार्मर्स के पास, वैरायटी जेन्युइन जाए। हालांकि ह्यूमन एरर्स है, हम जानते हैं कि कभी कभी हमसे भी मिस्टेक्स हुई है। हमें जब पता चला कि हमसे ये गलती हो गई है और ये वैरायटी जो हमने किसान को दी थी वो जेन्युइन वैरायटी नहीं निकली है, तो आप जब काम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं। और जो मेरे किसान भाई जो हिमाचल के ख़ास तौर पे किसान हैं, वो सब लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि सब लोग अपना प्यार और इज़्ज़त मुझे देते हैं, और इसीलिए देते हैं क्योंकि हमने कोशिश की है कि एक जेन्युइन मटेरियल सब लोगों को मिले। तो 2011 और 12 के बाद हमें अपना हमने हाई डेंसिटी का जो काम करना शुरू किया था, तो इसमें हमें सफलता का जो स्वाद था वो मिल गया था। तो 12 के बाद लगातार हमने कैंप्स लगाने शुरू किए लोकल फार्मर्स के लिए, पूरे हिमाचल के फार्मर्स के लिए। तो 12 से लेकर लगभग 16-17 तक यहाँ पर रेगुलर किसान आते थे, और लगभग जो हमारे पास डाटा है वो बताता है कि 11-12 हज़ार किसान, उसमें रिपीटेड भी हैं बहुत सारे, तो वो आए। किसान हमारे पास 12 से लेकर 15 के बीच में आए। उनमें से उन किसानों ने अपने अपनी जगह में जाकर, अपने अपने एरियाज़ में जाके छोटे छोटे ऑर्चर्ड्स बनाए हर डिफरेंट लोकेशंस में। तो जो काम मैं कर रहा था 15-16 तक, वो काम उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो उन लोगों से वहाँ के आसपास के लोग इंस्पायर हुए। तो जो मेरा मकसद था कि एक फैलाना इस काम को। देखिए, जब हमने ये शुरुआत की थी खेती की, तो हम लोग कुछ लोग बैठ के डिस्कस करते थे, अच्छे ऑफिसर्स भी होते थे, तो मुझे लगता था कि ये सब लोग सीरियसली बोल रहे हैं। सब बोलते थे कि मेरा तो सपना है हमारे खेत हो, मैं बकरियां पालूं, मेरे पास गाय हो। तो मुझे लगता था कि यार ये वाकई में सच बोल रहे हैं सब लोग। और फिर धीरे धीरे पता चला कि एक कहावत है पुरानी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न चाकरी। तो मुझे लगता था मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, तो वो तो बहुत निम्न काम है, तो मैं उत्तम काम करूँगा, जाके खेती करूँगा। लेकिन जब हमने खेती शुरू की, खेती में काम करना शुरू किया, तो मेरे पास दोनों चीज़ें थी। मैं जॉब भी कर रहा था और खेती भी कर रहा था। तो मैं जहाँ भी जाता था अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था, मतलब हमारे जो कमांड एरिया बैंक का, उसके अलावा बाहर तो मैं किसान बोलता था कि मैं फार्मर हूँ एक।
आज भी फार्मर को एक बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, तो किसान को ये समझा जाता है कि ये कुछ ना कुछ मांगने आया है, तो उसको एज अ बैगर ट्रीट किया जाता है। मैं अपने जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे थे, कभी करसोग वैली फार्मर्स के नाम से, कभी अपने इस एप्पल के उससे, मैं जब भी कभी मुझे मौका मिला सरकारी दफ्तरों में जाने का या ब्यूरोक्रेट्स के पास जाने का, ब्यूरोक्रेट्स ने बुलाया, मिलना है, लेकिन वहाँ से आने के बाद जब वहाँ से निकलता था तो मैं हमेशा प्रण करके निकलता था कि अब इसके बाद नहीं आऊँगा, क्योंकि वह बड़ी इंसल्ट सी फील होती है जब आप जाते हो। तो किसी भी किसान को जो इज़्ज़त है वो नहीं मिलती है। और जो वो कहावत है जो मैंने आपको बताई है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न चाकरी, वो आज की डेट में बिल्कुल रिवर्स हो गई है। उत्तम चाकरी, मध्यम व्यापार, निम्न खेती। तो जो एक किसान है, आप उसकी अगर एक पिक्चर्स भी देखेंगे, आप उसकी एक तस्वीर देखेंगे, तो उसको बड़ा भूखा नंगा सा बताया जाता है तस्वीरों में भी। तो हमारे दिमाग में, मतलब मैं अभी 6 महीने की अपनी बात बता सकता हूँ 2022 की, कि मैं किसी कार्यालय में गया, किसी बहुत बड़े अधिकारी से मिला और वो दूसरे अधिकारी को बोले कि यार इनकी थोड़ी सी मदद कर देना। और मैंने उनको कहा कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ कि आपको कुछ मैं हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी एक किसान किसी दफ्तर में जाता है तो उसको यही समझा जाता है कि ये किसी ना किसी कोई ना कोई हेल्प लेने के लिए हमारे पास आया है। तो अब देखते हैं कि ये एटीट्यूड कभी बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी बदलेगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी है।